हेलो एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो 9th और 11th क्लास के लिए होगा। हम अपना जो है तीसरा लेसन शुरू करते हैं जिसका नाम है अपवाद अंतर। आज इसकी शुरुआत है और इसके बेसिक कंसेप्ट के बारे में इसके अंदर जानेंगे हम। अपवाद अंतर और अपवाद प्रतिरूप के बारे में इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो देखिए, अपवाद अंतर हमारा जो लेसन का नाम है वहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ। तो सबसे पहले इसके अंदर हम पढ़ेंगे अपवाह क्या होता है। अपवाह, ठीक है। इसमें कहता है अपवाह का मतलब होता है कि किसी निश्चित वाहिका द्वारा, निश्चित वाहिका का मतलब होता है कि किसी एक निश्चित नदी या किसी सरिता के द्वारा पानी का आगे की तरफ बहना, ठीक है ना। जो जल प्रवाह हो रहा है ना, जल प्रवाह की बात कर रहे हैं हम। मान लीजिए कि ये नदी की धारा बह रही है, ठीक है। एक ही निश्चित जल प्रवाह है, ठीक है। इस वाहिका के द्वारा ये जो जल प्रवाह जो है एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जा रहा है, तो इस जल प्रवाह को हम क्या बोलेंगे? अपवाह बोलेंगे। आगे बात समझ में। अब बात करते हैं कि अपवाद अंतर क्या होता है। तो कहता है कि एक नदी, एक मुख्य धारा ये हो गई, मान लीजिए गंगा नदी है, और उसके अंदर मिलने वाली जो दूसरी नदियां हैं ना, उनका आपस में मिलना जो होता है, यानी कि उस पानी का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में लेकर के जाना, और जो पूरे क्षेत्र के अंदर जो बह रही है ना, इसको हम क्या बोलेंगे? अपवाद अंतर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अपवाद अंतर। समझ में आ गया होगा अपवाह और अपवाद अंतर के बारे में। अपवाह का मतलब होता है किसी एक निश्चित वाहिका, वाहिका मतलब किसी एक निश्चित धारा, एक निश्चित नदी के द्वारा जो जल का प्रवाह जो बह रहा है ना, जो जल का प्रवाह हो रहा है भाई, उसे हम क्या बोलते हैं? अपवाह बोलते हैं। और कहता है कि जब इस मुख्य धारा के साथ उसकी जो सहायक नदियां एक पूरे जल क्षेत्र को जो प्रभावित कर रही हैं, एक बड़े क्षेत्र के अंदर जो उसका जल बह रहा है ना, एक मुख्य धारा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा, उस तंत्र को हम क्या बोलेंगे? अपवाद तंत्र बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि इस अपवाद तंत्र को कौन प्रभावित करता है या किसके द्वारा ये निर्धारित होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम चट्टानों की प्रकृति। भाई, चट्टानों की जो प्रकृति होती है या उनकी संरचना होती है ना, वो भी इनको प्रभावित करते हैं। इसमें क्या आएगा? चट्टान जो है वो किस प्रकार के पदार्थों से मिलकर के बनी है। अगर चट्टान कोमल है तो पानी के द्वारा जल्दी काट दी जाएंगी और वो जो है उस क्षेत्र की ओर लगातार बढ़ती रहेंगी। अगर मान लीजिए चट्टान जो है कठोर है तो उससे इनका अपरदन जल्दी नहीं होगा और वो क्या करेंगे? वो अपने मार्ग के अंदर परिवर्तन कर लेंगी, तो अपवाद अंतर उससे क्या होगा? प्रभावित होगा। उसके बाद आता है स्थलाकृति, यानी कि स्थल की आकृति कैसी है। स्थल की आकृति का मतलब क्या है कि वो पर्वतीय क्षेत्र के अंदर से बह रही है या मैदानी क्षेत्र के अंदर से बह रही है। मैदानी क्षेत्र में जो होता है वो बाधाएं जो होती है वो कम होती हैं और उसकी स्पीड भी कम हो जाती है, वो एक निश्चित क्षेत्र की तरफ बहनी शुरू हो जाती है। लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में बाधा अधिक होती है लेकिन उसकी गति भी अधिक होती है, जिसके कारण क्या होता है? वो अपने मार्ग में आने वाले चट्टानों को काटते हुए आगे बढ़ती रहती है। उसके बाद नंबर 3 पढ़ते हैं हम ढाल। जो अपवाद अंतर होता है, यानी कि इसकी जो सहायक नदियां होती हैं वे किसके अनुरूप बहेंगी? वो ढाल के अनुरूप बहती हैं। भाई, जिस तरफ जिसका ढाल होगा ना, वो उसी तरफ बहना शुरू होता है। पानी का तो आप लोगों को पता ही होगा कि एक ऊपरी क्षेत्र से निचले क्षेत्र की तरफ पानी बहता है, ठीक है। तो जिसका ढाल, जिस क्षेत्र का ढाल, मान लीजिए क्षेत्र है और यहाँ एक मुख्य बिंदु है, यहाँ से नदी निकल रही है, ठीक है। आप लोगों को नजर तो आ रहा होगा, ज़्यादा छोटा हो गया शायद, है ना। यहाँ पे बनाता हूँ बिंदु, देखिए ये बिंदु है और यहाँ से है ना एक नदी लगातार बह रही है यहाँ से इस क्षेत्र की तरफ, और ये इस क्षेत्र में आ रही है। तो यहाँ पर क्या है? ये ऊंचा क्षेत्र है और ये निचला क्षेत्र है। ढाल इसका इस तरफ है, ठीक है। इस तरफ इसका क्या होगा? ढाल होगा, जिससे क्या हो रहा है? नदी एक ढाल के अनुरूप बह रही है। उसके बाद अगर हम बात करें बहते जल की मात्रा, कि जल की मात्रा कितनी है। जल की मात्रा के द्वारा क्या निर्धारित हो? जल की जितनी मात्रा अधिक होगी ना, वो क्या होगा? उसकी स्पीड भी ज़्यादा हो जाएगी और उसके साथ में मात्रा और गति दोनों आती है इसमें, ठीक है। जल की मात्रा अधिक हो और उसकी गति अधिक होगी तो क्या करेगी? वो लंबी दूरी तय करेगी, क्योंकि उसके मार्ग में आने वाली वो बाधाओं को दूर करते हुए, काटते हुए चलती रहती है। अगर जल की मात्रा कम है ना तो वो थोड़ी दूरी तय कर पाएगी। और उसके बाद आगे आता है कि बहाव की अवधि, कि कितनी समय से कोई जल बह रहा है। एक पर्वतीय क्षेत्र से नदी जब निकल करके नीचे आती है तो उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे मैदानी क्षेत्र में आगे चलती जाती है तो अनेक धाराओं में बढ़ जाती है, उसकी स्पीड भी कम हो जाती है। तो उसकी जैसे जैसे जो समय, जो बहने की जो अवधि है ना, वो जितनी कम होगी वो उसकी स्पीड भी कम होती चली जाएगी और एक समय के बाद वो किसी न किसी समुद्र या सागर में गिर जाती है। तो ये थी अपवाद तंत्र को प्रभावित करने वाले कारक। अब बात करते हैं कि अपवाद द्रोणी क्या होता है। आज हम इसके कंसेप्ट जो है ना, इनके बारे में ही जानेंगे। भाई, अपवाद द्रोणी क्या होता है? तो यहाँ पर कहता है एक मुख्य नदी
और उसकी जो सहायक नदियां होती है ना, जो सहायक नदियां होती हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, जो जिस इस ये जो अपवा इसका क्या बोला होगा, हो जाएगा ये अपवा क्षेत्र हो जाएगा। यानी कि क्षेत्र के अंदर ये बह रही है, ये क्या होगा, इसका अपवा क्षेत्र है। इस अपवा क्षेत्र के अंदर बहने वाली एक मुख्य धारा, ठीक है, और उसकी जो सहायक नदियां है ना, वो क्या कहलाएंगे, उस पूरे क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे, अपवा द्रोणी बोलेंगे। आगे बात समझ में, क्या बोलेंगे, अपवा द्रोणी बोलेंगे। यानी कि एक पूरा नदी तंत्र भाई, एक मुख्य धारा और उसके सहायक नदियों के द्वारा जो एक नदी तंत्र बनता है, और जिस क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है, जिस क्षेत्र के अंदर जो बह रहा है, उसको हम अपवा द्रोणी बोलते हैं। उसके बाद बात आती है कि जल विभाजक क्या होता है। जल विभाजक, तो यहां पर कहता है जल विभाजक के बारे में कि मान लीजिए एक अपवा द्रोणी इस क्षेत्र में बह रही है और एक अपवा द्रोणी इस क्षेत्र में बह रही है, ठीक है, और उनके बीच में कोई ऊंचा पर्वत है या कोई ऊंची कोई चट्टानी भाग है, जो दो अपवा द्रोणियों को, ठीक है, या जो दो जल क्षेत्रों को अलग करती है, दो जल क्षेत्रों को जो अलग करे ना, जो हिस्सा, वो जल विभाजक कहलाता है। देखो बिल्कुल आसान है, जल का विभाजन करने वाला, ठीक है। मान लीजिए एक नदी यहां से बह रही है, बीच में कोई पर्वत है यहां पर, ठीक है, और एक नदी यहां से बह रही है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा जल विभाजक कहलाएगा भाई, ठीक है। उसके बाद आगे हम बात करते हैं कि अपवा प्रतिरूप क्या होता है। अपवा प्रतिरूप क्या होता है, इसमें देखो यहां पर हमारा क्वेश्चन बनेगा अपवा प्रतिरूप का। तो यहां पर कहता है कि किसी भी क्षेत्र के अंदर एक निश्चित क्रम में, किसी भी क्षेत्र के अंदर निश्चित क्रम में बहने वाली नदियां और उनकी जो शाखाएं होती हैं, वो एक प्रतिरूप का निर्माण करती है, यानी कि एक लेआउट बनाती है, एक डिजाइन बनाती है, एक आकृति का निर्माण करती है, ठीक है। मान लीजिए एक नदी यहाँ से बह रही है, उसकी शाखा यहाँ से आकर के मिलनी शुरू हुई, ठीक है, या एक नदी यहाँ पर बह रही है, उसकी शाखा इस प्रकार इसमें मिल रही है। तो देखिए इसको ध्यान से देखोगे ना, तो इनका क्या हुआ, इसका डिजाइन अलग प्रकार का और इसका डिजाइन अलग प्रकार है। इनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं प्रतिरूप, यानी कि लेआउट किस प्रकार का है, आउटर बाउंड्री किस प्रकार की नजर आ रही है दूर से देखने के बाद। तो कहते हैं जिस प्रकार के प्रतिरूप का निर्माण करती है ना, उसको हम बोलते हैं अपवा प्रतिरूप। एक नदी अपनी धाराओं, सहायक नदियों या धाराओं के साथ मिलकर के जिस प्रतिरूप का निर्माण करती है ना, उसको अपवा प्रतिरूप कहा जाता है भाई। और हमारे पास जो है 4 अपवा प्रतिरूप हैं जो 9th और 11th क्लास में दे रखे हैं, उनके बारे में कॉमन पढ़ लेते हैं हम। सबसे पहले आता है द्रुमाकृतिक अपवा प्रतिरूप। द्रुमाकृतिक अपवा प्रतिरूप भाई, इसमें कहता है, सॉरी यहाँ पे प्रतिरूप लिखा जाएगा भाई, इसमें क्या कहता है द्रुमाकृतिक अपवा प्रतिरूप में, इसमें कहता है कि एक जो मुख्य नदी होती है ना, एक जो मुख्य नदी वो किसी पेड़ के तने के समान बह रही है। मान लीजिए ये मुख्य धारा है, ये गंगा नदी है, ठीक है, मान लीजिए गंगा नदी है और एक इसकी मुख्य धारा हो गई जैसे किसी पेड़ का तना, ठीक है, एक मोटा भाग, ठीक है, और उसमें कहता है इसके अंदर आकर के उसकी जो सहायक नदियां है ना, वो उसमें इस प्रकार मिले कि उसमें जो आकृति का जो निर्माण हो ना, वो दूर से किस जैसा दिखे, एक पेड़ की आकृति का नजर आए, पेड़ की आकृति, ठीक है। ये हो गया पेड़ की मुख्य तना, जिसको हम बोलते हैं तना, जो मुख्य भाग होता है, और ये होगी उसकी शाखाएं, ठीक है। तो जिसका प्रतिरूप, जिसका लेआउट, जिसकी आकृति पेड़ की आकृति से मैच करती हो, उसको हम द्रुमाकृतिक अपवा प्रतिरूप कहते हैं भाई, ठीक है। पेड़ की आकृति जैसी प्रतिरूप का जो निर्माण कर रही है, ठीक है, वो होगा द्रुमाकृतिक प्रतिरूप। गंगा नदी और गोदावरी का ऐसा ही बनता है। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरा अर्य प्रतिरूप भाई, अर्य अपवा प्रतिरूप की बात करते हैं। और इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है कि जब कोई नदी है ना, मान लीजिए एक पर्वत है, ठीक है, एक पर्वत है, गुंबदाकार पर्वत है, और इसके ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, यहां से एक नदी निकल रही है, लेकिन वो नदी किस प्रकार निकल रही है, वो नदी चारों तरफ निकल रही है बराबर, पानी इसका इस प्रकार गिर रहा है, ऐसे जैसे एक साइकिल का पहिया, उसको हमें इस प्रकार लिटा दे, उसका जो केंद्र बिंदु है ऐसे बीच वाला, और उसके जो तार इस प्रकार जो मिले होते हैं ना, इस प्रकार जो मिले होते हैं, तार जो मिले होते हैं, ठीक है, तो उसी प्रकार ही इसको अगर हम ऊपर उठाएं, एक गुंबदाकार आकृति बनती है, और उसमें पानी जो होता है उसके चारों तरफ से निकल रहा होता है, ठीक है। तो उस प्रकार के प्रतिरूप को हम क्या बोलेंगे, अर्य अपवा प्रतिरूप बोलेंगे। मान लीजिए बोतल है,
ठीक है, ये एक पर्वतीय चोटी है भाई, ठीक है, एक पर्वतीय गुंबदाकार चोटी है। इसके इस तरफ से भी पानी निकले, इसके इस तरफ से भी पानी निकले और इसके इस तरफ से भी पानी निकले, यानी चारों दिशाओं से पानी निकलना शुरू और पानी इस प्रकार यहाँ गिर रहा है, नीचे की तरफ उतर रहा है। तो उस प्रतिरूप को हम क्या बोलेंगे, उस लेआउट उस आकृति को क्या बोलेंगे, अरे ये अपवाह प्रतिरूप बोलेंगे। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। उसके बाद नंबर 3 आता है जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप। जालीनुमा भाई देखो, जाली जैसा, इसमें बिल्कुल क्लियर है। यहां पर कहता है कि दो मुख्य नदियां हैं, यहाँ अलग अलग मुख्य नदियां यहां से बह रही हैं, ठीक है, यहां से बह रही हैं, ठीक है। और उसके बाद इसमें कहता है कि इनको ना, इनकी जो सहायक नदियां हैं वो क्या कर रही है, वो समकोण पर काट रही है। समकोण मतलब क्या, बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल के ऊपर इस प्रकार इनको ये काट रही है, ठीक है, इस प्रकार बह रही है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, एक जाली जैसी आकृति बन जाएगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप बोलेंगे। यानी कि मुख्य नदियां बह रही हैं और उनकी सहायक नदियां उनको समकोण पर काट रही हैं, तो एक जाली जैसी आकृति बन जाती है, जिसे हम जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप कहते हैं भाई। उसके बाद बात करते हैं नंबर 4, आयताकार अपवाह प्रतिरूप। आयताकार अपवाह प्रतिरूप, इसमें क्या होता है, इसमें जो सहायक नदियां होती है ना, वो मुख्य नदी के साथ समकोण घुमाव के साथ मिलती हैं। मान लीजिए एक मुख्य धारा इस प्रकार यहां से बह रही है, ठीक है, और उसकी सहायक जो नदी होगी वो इस प्रकार समकोण का घुमाव लेकर के आएगी और उस प्रकार इसके साथ मिल जाएगी। फिर आगे चल करके ये घूम जाएगी यहाँ से, ठीक है। फिर उसके बाद इसकी जो दूसरी सहायक नदियाँ आएगी वो भी समकोण पर घूमकर इसके साथ मिल जाएगी। तो इस प्रकार के बने अपवाह प्रतिरूप को हम क्या बोलेंगे, समकोण आयताकार अपवाह प्रतिरूप बोलते हैं, जिसमें समकोणीय क्या हो, समान कोण के साथ घुमाव हो, ठीक है, और समकोणीय ही मिलन हो, ठीक है, समकोण पर ही मिलन होता हो नदियों का। अब उसके बाद बात करते हैं नंबर 5 और पढ़ लेते हैं, एक जो उसमें 11th क्लास में आता है, ये 9th क्लास में 4 ही है, और उसका नाम है अभिकेंद्री अपवाह प्रतिरूप। इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है कि सभी चारों दिशाओं से ऐसी जो धाराएं हैं, नदियां हैं, वो आएंगी चारों दिशाओं से, और कहता है बीच में है ना, या तो कोई झील होगी या कोई एक गर्त यानी कि गड्ढा होगा गहरा, और सारी नदियां आकर के उसमें गिर जाएंगी, ठीक है। तो इस प्रकार का जो अपवाह प्रतिरूप बनेगा वो अभिकेंद्री अपवाह प्रतिरूप कहलाएगा भाई, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। अपवाह तंत्र, अपवाह द्रोणी, और ये हमने अपवाह प्रतिरूप के बारे में जाना, जो कि बेसिक कंसेप्ट है इस लेसन का। अगली वीडियो में हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। धन्यवाद।